हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में आपको मैं एचडीएफसी बैंक के Q1 रिजल्ट्स जो 2020 का Q1 रिजल्ट है, जो कि अप्रैल से जून का जो रिजल्ट आया है, उसके बारे में आपको मैं अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि उनके रेवेन्यूज़ और उनका प्रॉफिट्स और उनका एनपीए ये सब नंबर्स कैसा रहा है पिछले क्वार्टर में, जो अप्रैल टू जून क्वार्टर था। और अगर आपको जो भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिल पाए और मैं यूट्यूब पे आगे बढ़ते रहूँ और आपके साथ और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। तो चलिए अब रिजल्ट्स पे आते हैं। चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक्स कमाती कैसे है। सो बैंक क्या करती है ना, बैंक सबसे पहले आप लोगों से पैसा लेती है, हम लोगों से पैसा लेती है। जैसे आप बैंक्स में फ़िक्स डिपॉजिट करते होंगे, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो ये सब से मतलब बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देती है, ठीक है, 4%, 5%, 6%, जितना भी इंटरेस्ट देती हो। फिर क्या करती है, बैंक्स लोन भी देती है आपको। जैसे आप पर्सनल लोन लेते होंगे, हाउस लोन लेते होंगे, कार्स खरीदने के लोन लेते होंगे। देखिए अब उन्होंने आपको लोन दिया मान के चलिए 10% पे, और आपने पैसा जमा किया मान के चलिए 6% पे। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो आ गया 10% और 6% का, वो बैंक के लिए बेसिकली प्रॉफिट हो गया। आप देखेंगे तो अब इसी तरह मतलब बैंक ऐसे ही काम करती है, दूसरों से पैसे लेती है बहुत सारे, मतलब अपने पास रखती है। वो जो पैसे लेती है वो मान के चलिए थोड़ा कम पे लेती है, 5%, 6% पे, और दूसरों को लोन भी देती है। जैसे आपको ही नहीं, कॉर्पोरेट सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी लोन देती है, तो उन लोग को लोन थोड़ा हायर पे देती है, 10% पे। और जो यहाँ पे डिफरेंस आ गया वो उनका प्रॉफिट होता है। ये उनका मतलब ये बैंक का मेन ऑपरेशन यही होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा इनका जो रिजल्ट है, इसमें इंटरेस्ट अर्न है। तो मैंने बताया ये सब में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट अर्न होगा ना बेसिकली, तो उससे जो प्रॉफिट्स आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पहला है कि जो एडवांस बिल है, इसका मतलब इन्होंने जो लोन दिया है उससे कितना इनको रेवेन्यू आया है। अब इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब अब बैंक क्या होता है, उनके पास बहुत सारा कैश भी रखा होता है, तो वो कैश वो तो ऐसे ही नहीं रहने देंगे ना बैंक में, उससे भी वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे ही पैसा कमाते हैं। तो अगले दो जो ये दिया हुआ है वो मतलब बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, मतलब आरबीआई के साथ भी किया है, तो ये सबसे जितना उनका पैसा आया है वो है। बट मोस्टली हम लोग को मतलब ये देखना चाहिए कि उनको ये लोन सबसे कितना इंटरेस्ट मतलब रेवेन्यू आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए उनका खर्चा भी तो होता है। इसमें खर्चा क्या होता है, देखिए अगर उन्हें इंटरेस्ट मतलब मान के चलिए कस्टमर्स को उन्होंने लोन दिया है, उससे जो रेवेन्यू आया है, तो उनका पैसा जा भी तो रहा है, क्योंकि उन्हें फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, ये सब पैसा देना भी तो पड़ रहा है कस्टमर्स को, तो वहाँ पे उनका इंटरेस्ट जाता भी है, तो वो भी इन्होंने लिखा है यहाँ पे। अब मैं सारे नंबर्स को नहीं देखूंगा एग्जैक्टली, बट मैं कुछ मेन नंबर पे फोकस करूंगा। अब देखिए टोटल इनकम पे फोकस करिए, मतलब टोटल रेवेन्यू उनको कितने आए, इस पर चलिए फोकस करते हैं। आप टोटल इनकम देखेंगे इन्हें तो कितना आया है, मतलब 7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है और 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये नंबर आया है इनका टोटल रेवेन्यू में। अब देखेंगे, अब देखिए टोटल एक्सपेंस में जाते हैं। उन्होंने खर्चा भी तो उन्हें करना पड़ता है ना। ये खर्चा तो हो गया कि आपको वो इंटरेस्ट दे रहे हैं सेविंग अकाउंट ये सब पे, प्लस और भी खर्चा होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, अगर उन्होंने नया ब्रांच खोला है तो उसमें भी कॉस्ट जाता है। तो अगर आप टोटल कॉस्ट देखेंगे तो ये देखेंगे, अगर 1.9% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर और 5.6% डिक्रीज़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट देखेंगे बैंक के लिए हम लोग, ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि उनका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। देखिए बैंक को क्या होता है ना, प्रोविजंस ही बहुत सारा प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि बैंक को डर भी तो रहता है ना कि बाद में कुछ कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, लोन नहीं देंगे, तो उसके लिए वो पहले से एक्स्ट्रा प्रोविज़न रख के रहते हैं कि हाँ इतना प्रोविज़न हमने रख दिया है। तो देखिए उससे पहले प्रॉफिट देखते हैं कितना है। उससे पहले आप प्रॉफिट देखेंगे तो 16% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.5% डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। मतलब ईयर ऑन ईयर उनका नंबर बहुत ही अच्छा है। और नॉर्मली हमें ये सब नंबर जो होता है ना, प्रॉफिट, ये सब ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करना चाहिए, जो कि अच्छा है। हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना अच्छा नहीं है, बट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग हो सकता है नेक्स्ट ईयर कंपेयर करें तो हो सकता है नंबर अच्छा हो, वो देखेंगे, बट हाँ ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा है। अब चलिए लास्ट नंबर पे आते हैं जो होता है। अब देखिए इन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस ये सब भी किया है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा प्रोविजंस इन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोविज़न इन्होंने उतना बढ़ाया नहीं है, पिछले क्वार्टर से सेम ही रखा है। मतलब उन्हें लगता है कि ज़्यादा मतलब लोग डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, बट हाँ अगर आप मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं तो बहुत बढ़ाया है, क्योंकि कोविड-19 आ चुका है ना अभी, तो उसके कारण इनको मतलब बैंक सब ने अपना प्रोविज़न पहले से ही बढ़ा दिया। इन्होंने देखेंगे तो आप पिछले क्वार्टर में ही ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो वो अभी भी ऑलमोस्ट सेम रखा है अगर आप देखेंगे तो प्रोविज़न। अब जब लास्ट में देखते हैं इनका प्रॉफिट कितने, नेट प्रॉफिट कितना रहा, ठीक है, मतलब इन्होंने पूरा पैसा कितना प्रॉफिट में कमाया। तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, 21% प्रॉफिट उनका इंक्रीज़ हुआ है। हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज़ हुआ है 5.2%, बट आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर उनका नंबर बहुत ही अच्छा रहा है अगर आप देखेंगे तो। और नॉर्मली हम लोग को जैसे मैंने बताया ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। हम लोग नेट एनपीए ये सब देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, क्योंकि वो सब तो हर एक क्वार्टर में देखना चाहिए, बट ओवरऑल उनका नंबर अच्छा रहा है इसमें देखेंगे तो।
अब देखिए बैंक बहुत सारे मतलब सेगमेंट से कमाती है। अब मैंने जैसे बता दूँ आपको, एक ट्रेजरी सेगमेंट होता है जो मैंने आपको बताया ना, उनके पास बहुत सारा कैश होता है, तो वो कैश को वो ऐसे ही रख नहीं सकते हैं, उस पर उन्हें पैसा कमाते हैं वो लोग। मतलब जैसे पैसे को किसी बैंक में रख दिया, किसी दूसरे बैंक में, या आरबीआई के साथ रख दिया, तो वहाँ से उनको इंटरेस्ट मिलते रहता है। तो वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम होता है मोस्टली। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल बैंकिंग होता है, मतलब जो कस्टमर्स को जो ये सब दे रहे हैं ना, आपको लोन्स दे रहे हैं, वो रिटेल डिपार्टमेंट का काम होता है। तो वो रिटेल बैंकिंग में आ गया। अब देखिए आपको लोन दे रहे हैं वो अलग बात है, बट ये लोग बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ को भी लोन देते हैं, जैसे रिलायंस को लोन देंगे, फिर हो सकता है कि मान के चलिए आईटीसी को लोन देंगे, तो वो सब होलसेल बैंकिंग में आता है, जो कि कॉर्पोरेट बैंकिंग होता है, ठीक है। अब अदर बैंकिंग ऑपरेशंस भी होता है, मैंने बताया कि इनका जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब पे जो फ़ीस आता है, मतलब क्रेडिट कार्ड से तो बहुत ज़्यादा ही फ़ी आता है, डेबिट कार्ड भी अगर आपको नया मिलता है तो उससे ही फ़ी आता है। ऊपर से अगर आपको कोई मान के चलिए आपका वेल्थ मैनेज कर रहे हैं तो आपका उससे भी पैसा लेंगे, तो अदर ऑपरेशंस भी बैंक के होते हैं। तो आप देखिए इसमें नंबर्स देखिएगा तो देखिए ट्रेजरी से आप देखिएगा तो इनका अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। मतलब आप देखिए 6,291 करोड़, बताइए इस लैक्स में नंबर है, तो 6,290 करोड़ से 8,000 करोड़ हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ हुआ है, ये नंबर ये दोनों इंक्रीज़ हुआ है। मतलब बहुत सारा पैसा ये रखे हुए हैं, मतलब इस तरह मतलब इन्वेस्ट किए हुए हैं आरबीआई और अदर बैंक्स के साथ। अब रिटेल बैंकिंग देखिएगा तो इसमें भी अच्छा इंक्रीज़ आया है ईयर ऑन ईयर। मतलब आप देखिएगा तो अराउंड 24,929 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 27,000 करोड़ हो गया है ऑलमोस्ट, तो इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है रिटेल बैंकिंग में आप देखेंगे तो। और कॉर्पोरेट बैंकिंग में देखेंगे, मतलब होलसेल बैंकिंग में, तो ये अब थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। आप देखेंगे रेवेन्यू इससे उतना ज़्यादा इन्होंने मतलब पैसे दिए नहीं, बड़ी कंपनीज़ को नहीं दिया है। तो मतलब आप देखेंगे तो ये 15,000 करोड़ से 14,000 करोड़ हो गया है। और आप देखेंगे तो मतलब दोनों तरफ डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। और अदर बैंकिंग ऑपरेशन से देखेंगे जो क्रेडिट कार्ड फीस ये सब होता है, उससे देखिए उससे मतलब 6,000 करोड़ था पिछले क्वार्टर, मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर में, और अभी थोड़ा सा कम हो गया है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा कम हो गया है। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बहुत कम हुआ है, मतलब 7,000 करोड़ से 6,000 करोड़ हो गया है, जो कि 1,000 करोड़ कम हो गया है उनका इसमें। तो हाँ, अब बताऊंगा क्यों ये कम हुआ, अब मैं रीज़न आपको बताऊंगा। अब फिर क्या टोटल है। अब चलिए, ये तो रेवेन्यू था। अगर प्रॉफिट्स में देखेंगे तो देखिए ट्रेजरी में, यहाँ देखिए ट्रेजरी में को कितना ज़्यादा प्रॉफिट्स आया। इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा रखा है इन आरबीआई और बैंक्स के साथ। तो उसमें देखिए 781 करोड़ से 781 करोड़ से उनका प्रॉफिट इसमें 2,505 करोड़ हो गया है। मतलब बहुत सारे प्रॉफिट्स इनका यहाँ से आया है। अगर आप रिटेल में देखेंगे तो कम हो गया है बहुत। देखिए रिटेल बैंकिंग में इनका प्रॉफिट्स बहुत कम हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मतलब ओवरऑल देखिए 3,000 करोड़ कुछ का प्रॉफिट था, वो 2,000 ही करोड़ हो गया रिटेल बैंकिंग में। होलसेल बैंकिंग में देखिएगा तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा, 3,300 से 3,600 हो गया है। ये मतलब ये ईयर ऑन ईयर मैं बात कर रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। और अगर अदर ऑपरेशन से देखिएगा जो क्रेडिट कार्ड फीस ये सब होता है, उसमें देखिए बहुत अच्छा डिक्लाइन हुआ है। देखेंगे तो 2,000 करोड़ से ये 1,300 करोड़ हो गया है। मतलब देखिए इनका अब दिख रहा है कि इनके क्रेडिट कार्ड ये सब लोग मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये सब मतलब खर्चा कम हुआ है और दिख रहा है इनके नंबर्स में थोड़ा सा। और इन्होंने बहुत सारा पैसा अपना कैश रखा है आरबीआई ये सब के साथ, जहाँ उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है ज़्यादा, तो उससे कमाई ज़्यादा हुई है, ये दिख रहा है नंबर्स में आपको साथ, मतलब साफ ही साफ। चलिए अब उनके जो बैंक मतलब मैनेजमेंट ने जो कहा है, उन्होंने अपना नोट दिया है, उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है क्वार्टर वो इंक्रीज़ हुआ है। तो मैंने बताया ना, इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो होता है, जो इंटरेस्ट मतलब ये आपको दे रहे हैं, अब उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा बेसिकली जो इंटरेस्ट इनको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि पर्सनल लोन से इन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है और ये इंटरेस्ट आपको भी दे रहे हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो नेट इंटरेस्ट इनकम हो जाता है, जो कि इंक्रीज़ किया है 17.8% से, जो कि अच्छा है। और इनके जो ग्रोथ इन एडवांसेस है वो भी ग्रो किए हैं, आप देखेंगे 20%। सो ग्रोथ इन एडवांसेस क्या होता है, मतलब ग्रोथ इन लोन्स होता है बेसिकली। तो ये लोन इनका इंक्रीज़ हुआ है 20% से। और ग्रोथ इन डिपॉजिट्स क्या होता है, जो डिपॉजिट्स आप दे रहे हैं बैंक को, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। मतलब अच्छी बात है, मतलब लोग अभी भी डिपॉजिट कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट सब कर रहे हैं, और ये 24% इंक्रीज़ हुआ है। और जो नेट इंटरेस्ट पे जो मार्जिन होता है, मतलब समझ गए ना, मतलब 10% इन्होंने आपको लोन पे दिया और आपको ये पैसा दे रहे हैं 6% पे, तो इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4% का मार्जिन आ जाता है। मान के चलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इनका मार्जिन ये अराउंड 4.3% है, जो कि अच्छा माना जाता है बैंकिंग में। अब देखिए अदर इनकम जो होता है, जो मतलब इंटरेस्ट से नहीं मिलता है, जो क्रेडिट कार्ड फीस ये सब से मिलता है, अब देखेंगे तो वो इन्होंने लिखा है कि डिक्लाइन हुआ है। देखिए 4,000 करोड़ रहा है, उससे पहले आप देखिएगा तो 4,970 करोड़ था, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ था, तो वो डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे आपको दिख सकता है।
अब इन्होंने इसे मतलब 4 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है, मतलब जैसे फीस एंड कमीशंस होता है क्रेडिट कार्ड से, फॉरेन एक्सचेंज होता है, फिर गेन ऑन सेल और मिसलेनियस ये सब होता है, तो उतना उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको ये नंबर दिख सकता है डिक्लाइन हुआ है। फिर उन्होंने लिखा भी है, देखिए यहाँ पे द कंटिन्यूस स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज लेड टू ए डिक्रीज इन रिटेल लोन ऑरिजिनेशन, सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड। मतलब सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स क्या होता है ना कि ये लोग इंश्योरेंस ये सब भी तो आपको प्रोवाइड करते हैं ना दूसरे कंपनी का, तो उस पर भी इनको कमीशन मिलता है। अब क्रेडिट कार्ड इन्होंने लिखा है, यूज़ ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड बाई कस्टमर भी कम हुआ है, इन्होंने यहाँ नोट मतलब लिखा है ये चीज़। और भी ये सब लिखा है, मतलब कलेक्शन भी थोड़ा कम हो गया, ये सब कम हुआ है, तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि फीस एंड अदर इनकम वेयर लोअर बाई अप्रॉक्स, आप देखेंगे 2000 करोड़, ये कम हुआ है इनका यहाँ पे। चलिए और देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मैंने बताया कि इनके पहले मैंने बता चुका हूँ कि डिक्रीज 2.9% हुआ है ड्यूरिंग करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर। और भी चलिए और नंबर आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये दिखाता हूँ, प्रोविजंस इंपॉर्टेंट होता है बैंक के लिए, वो कितना प्रोविजंस रख रहे हैं। तो देखिए प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी ऑफ द क्वार्टर एंडेड, ये 2020 के जून 30 वाला क्वार्टर जो था उसमें जो उनका प्रोविजंस और कंटीजेंसी टोटल है वो 4000 करोड़ से अभी के लिए, और पिछले साल सेम क्वार्टर में वो 2600 था। द रीज़न तो ऑफकोर्स है कि मतलब कोविड आ चुका है, तो उसके कारण इन्होंने बढ़ाया है प्रोविजंस और कंटीजेंसीज। और लास्ट में इन्होंने ये भी बताया है कि टोटल प्रोविजंस फॉर द करेंट क्वार्टर इंक्लूडेड कंटीजेंट प्रोविजंस ऑफ 1000 करोड़। देखिए ये क्या होता है, कंटीजेंट प्रोविजंस क्या होता है ना, ये कभी कभी क्या होता है कि इनके मांगे के लिए कोई केस चल रहा है इनके खिलाफ, HDFC बैंक के खिलाफ कुछ भी, अब वो केस में मांगे के लिए हार गए तो उनको कुछ पैसा देना पड़ सकता है, तो ये लोग पहले उसके लिए प्रोविज़न रख लेते हैं, तो उन्होंने 1000 करोड़ का रख लिया है। और मैंने पढ़ा भी था कि कुछ चल रहा था इनके, RBI का कुछ चल रहा था, और RBI ने इन्हें कुछ कहा है कि 250 करोड़ लौटाने के लिए भी हो सकता है उसके लिए इन्होंने रखा होगा। बट अगर आप देखेंगे तो मतलब ओवरऑल मतलब प्रोविज़न इन्होंने अच्छा बनाए रखा है। बट एक चीज़ मैंने देखा है कि इनका कोई मोरेटोरियम का अपडेट अभी तक आया नहीं है, तो पता नहीं कब आएगा, हो सकता है वो कॉन्फ्रेंस कॉल में बताए, उससे ज़्यादा हम लोग को पता चलेगा कि उनका मोरेटोरियम, जैसे मांगे के लिए 20% लोगों ने पहले मोरेटोरियम मोरेटोरियम ऑप्ट किया था, तो अब उससे कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, क्या मतलब उस पर क्या फ़र्क पड़ा है वही पता चलना चाहिए, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमको ये सब पे। अब चलिए इनका बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो टोटल बैलेंस शीट इनका देख सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, 1 लाख आई थिंक 54,000 करोड़ है ये, अगेंस्ट मतलब ये इंक्रीज़ हुआ है अच्छा खासा पिछले साल सेम क्वार्टर से, 22% का इंक्रीज़ हुआ है। मतलब इनके एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और टोटल डिपॉजिट्स देखेंगे तो वो भी बढ़े हैं 24%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, उनके डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, मतलब कस्टमर्स अभी भी पैसे रख रहे हैं, और ऑफकोर्स रखेंगे, कोविड में मतलब ज़्यादा डिपॉजिट्स बढ़ेंगे ही, मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं। अब कासा डिपॉजिट्स देखेंगे तो कासा डिपॉजिट मतलब यही होता है कि आप जो सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट ये सब में जो रख रहे हैं ना, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट ये सब में, तो वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो 26% इंक्रीज़ हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये सब इंक्रीज़ हो रहा है। और टाइम डिपॉजिट्स जो होता है, ये फिक्स डिपॉजिट्स होता है आपका, टाइम जो डिपॉजिट्स वो भी 23% इंक्रीज़ हुआ है। सो कासा क्या होता है, करेंट अकाउंट एंड सेविंग, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ हुआ है, आपको देख सकते हैं कितना 26%। और जो टर्म डिपॉजिट्स होता है, टाइम डिपॉजिट्स होता है, वो होता है फिक्स डिपॉजिट, वो भी 23% इंक्रीज़ हुआ है। और इनका कासा रेशियो मतलब टोटल देखिए, बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिट्स होंगे, उसमें से कासा डिपॉजिट्स आप देखेंगे तो 40% है, जो कि बहुत ही अच्छी नंबर होती है बैंक्स के लिए। और इन्होंने देखिए इन्होंने ब्रेकअप भी दिया है कि इनके जो टोटल एडवांसेस थे वो 20% इंक्रीज़ हुआ, और देखिए इसमें से देखिए डोमेस्टिक एडवांसेस ग्रू बाय 21%। पर इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ। अब रिटेल देखिए, रिटेल लोन जो इनका था उसने ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, 7.2% ही ग्रो किया है, ठीक है, मतलब लोन इन्होंने ज़्यादा दिया नहीं है या ग्रो ज़्यादा नहीं किया है 7.2%। बट हाँ कॉर्पोरेट लोन इन्होंने ज़्यादा दिया है, जो कि 37% ग्रो किया है। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ ग्रो ज़्यादा फास्ट किया है इनका कॉर्पोरेट लोन वर्सेज रिटेल लोन्स। और नॉर्मली कॉर्पोरेट लोन थोड़ा रिस्की होता है, मतलब बट वैसे ये अच्छे कस्टमर्स को देते हैं लोन, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, बट स्टिल थोड़ा रिस्की तो होता है, मतलब होलसेल लोन जो होता है। बट हाँ रिटेल लोन्स में इनका कम, यहाँ पे नंबर दिख सकता है, कम हुआ है थोड़ा। ये लास्ट में क्या होता है, हम लोग इनके NPA देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है बैंक के लिए। सो प्रोविज़न तो आपने देखा पिछले क्वार्टर से उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया है इन्होंने, ऑलमोस्ट सेम रखा है। और इन्होंने कंटीजेंसी के लिए 1000 करोड़ एक्स्ट्रा रखा है कि अगर कुछ इशू आए, मतलब जो अपना केस उस चल रहा है उससे, तो प्रोविज़न कर लिया उन्होंने उसके लिए, तो ये सब सही है। तो NPA आप देखिए नंबर्स में नहीं, में हम लोग परसेंटेज में देखते ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो परसेंटेज में देखिए ग्रॉस NPA जो है, सो ग्रॉस NPA क्या होता है कि जैसे इनका पूरा NPA जो होता है ना, मतलब पहले से लोग सोच रहे थे कि इतने लोगों के चांस है डिफ़ॉल्ट करने के लिए, तो वो पहले से ये लोग प्रोविज़न कर देते हैं उसके लिए। तो ये आप देखेंगे तो बढ़ गया है, आप देखेंगे तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं देखूंगा इसको, क्योंकि देखिए प्रोविज़न सब तो मोस्टली क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए, ज़्यादा सही रहता है, ईयर ऑन ईयर मत देखिएगा, क्योंकि बैंक्स का मतलब हेल्थ कैसा है, मतलब वो तो हर एक क्वार्टर आपको देखना चाहिए। तो ग्रॉस NPA आप देखेंगे तो मतलब आप देखिए इंक्रीज़ हो गया है, मतलब
10 BPS से, ठीक है, 1.26 से 1.36 हो गया है। मतलब थोड़ा सा और इन्हें लग रहा है कि हाँ लोग डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और नेट NPA देखेंगे, देखिए अब ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि मतलब इन्होंने जितना मतलब NPA लिया है कितने लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, ऐसा होता नहीं है कि सब लोग डिफ़ॉल्ट कर जाए, कुछ कुछ पैसा बाद में आ जाता है। जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे मान के एग्जांपल लीजिए, बैंक को लग रहा है कि आइडिया कंपनी है जिन्होंने लोन लिया है, आइडिया डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, बट बाद में आइडिया पे कर देती है मान के चलिए, तो वो कम हो जाता है ना, ओवरऑल NPA कम हो जाता है। तो नेट NPA में वही वो तुरंत NPA आ जाता है कि कितना इन्हें मिल गया, थोड़ा सा मिल भी गया तो वो सही है, इस पर काउंट हो जाता है। तो ये थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, जो कि सही बात है। देखिए इनका ये जो है 0.36% था पहले, अब 0.33% हो गया है, जो कि अच्छी बात है। नेट NPA इनका डिक्रीज़ हो गया है और ग्रॉस NPA भी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। नॉर्मली बैंक्स के लिए मैं सही बताऊँ तो 1.26 1.36 सही माना जाता है, उतना मतलब अच्छी बात मानी जाती है अगर आप इतने परसेंटेज पे ग्रॉस NPA रख पाए। और नेट NPA अगर आप 0.5 ये सबसे कम रख पाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इनका नंबर्स बहुत अच्छे हैं इसमें भी। बट हाँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी तक मोरेटोरियम पे कोई अपडेट इनका आया नहीं है, मतलब इनके रिजल्ट मैं देखा तो कुछ भी इन्होंने अपडेट किया नहीं है। मोरेटोरियम उनके मतलब कितने कस्टमर्स ने मतलब अभी स्टार्ट कर दिया EMI पे करना, नहीं किया है, तो ये सब अभी अपडेट इन्होंने दिया नहीं है। इसमें मुझे लग रहा है हो सकता है कॉन्फ्रेंस कॉल इनका होगा, उसमें हो सकता है बताएं इसके बारे में, तो उस पर और क्लैरिटी हमें मिल सकती है बैंक के बारे में। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स तो अच्छा रहा है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बहुत ही ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इनका प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छा रहा है, जो कि 21% बढ़ा है। और HDFC बैंक तो जानी जाती है, मतलब हर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो इनका बढ़ते ही रहता है 20%। मतलब कभी मतलब अभी तक जब से मैं हूँ मतलब शेयर मार्केट में कभी देखा नहीं हो कि मतलब 15 से 20% नहीं बढ़ा हुआ अभी तक इनका कभी प्रॉफिट, ऐसा देखा नहीं हूँ मैं। बट हाँ, और क्लैरिटी देखते हैं, मतलब मोरेटोरियम का अपडेट देखते हैं कैसा आता है। और एक बार जब 6 मंथ का जो मोरेटोरियम चल रहा है, जो आई थिंक अगस्त में ख़त्म होगा, आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर वो मोरेटोरियम मांगे चले एक्सटेंड नहीं हुआ तो हम लोग को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, कितने लोगों ने मतलब डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया है, कितने ने नहीं किया, वो तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। तो वो हम लोग ज़्यादा पता चलेगा अगस्त के बाद, जब ये मोरेटोरियम ख़त्म होगा 6 मंथ का। तो हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट पे भी देखते रहिएगा कैसा नंबर्स आते हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अभी के रिजल्ट्स तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत प्रोविजंस भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तक रिजल्ट्स में सही लग रहा है, मतलब अभी तक जो है। चलिए मोरेटोरियम पे भी अपडेट्स देखेंगे और कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको जो आपके साथ जो मैंने कंटेंट शेयर किया, अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।